Okay, Ji. So today we are going to talk about Monroe Doctrine, and Monroe Doctrine is extremely important topic in a sense कि ये सिर्फ आपकी history से linked नहीं है. It is important in contemporary sense as well. फॉरेन अफेयर्स मैगजीन के अंदर एक आर्टिकल आया था चाइनीज मोनरो डॉक्ट्राइन के नाम से. सो व्हेन यू विल बी प्रिपेयरिंग दिस टॉपिक ऑफ मोनरो डॉक्ट्राइन, मैं जो आज आप लोगों को ये प्रिपेयर करवाऊंगी, you will get a clear idea that this is not just applicable in history. This was just not applicable in history. It has a current significance as well. And on the basis of this Monroe Doctrine, basically, United States of America intervenes into any country, be it Vietnam, be it Afghanistan, be it Iraq, be it any kind of country wherever United States of America has intervened. So this is an extremely important topic. And रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं हुई है, मुझे जरा कंफर्म करते हैं. आयशा ने लिखा हुआ नो. व्हाई इज इट सो? हम्म. ओके. अच्छा जी. सो टॉपिक जब हम लोग करेंगे तो साथ साथ आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि ये क्यों कंटेम्प्रेरी सेंस में इम्पोर्टेंट है, राइट? सो लेट्स जस्ट स्टार्ट फ्रॉम मॉनरो डॉक्ट्राइन. मैं आप लोगों को थोड़ा सा जेम्स मॉनरो के बारे में पहले बता दूं. जैसा कि मैंने आप लोगों को जॉर्ज वॉशिंगटन का टॉपिक करवाया है, ही वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट, एंड देन वी टॉक्ड अबाउट जॉन एडम्स, ही वाज द सेकंड प्रेसिडेंट, एंड देन वी टॉक्ड अबाउट थॉमस जेफरसन, एंड जॉन एडम्स के बाद थर्ड वन वाज थॉमस जेफरसन, एंड देन उसके बाद जेम्स मैडिसन. ठीक है, चार प्रेसिडेंट्स हमारे हो गए हैं. नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अवर फिफ्थ प्रेसिडेंट, एंड फिफ्थ प्रेसिडेंट इज मोनरो, जेम्स मोनरो, राइट? एंड ही बेसिकली गेव अ डॉक्ट्राइन. और अपने फेयरवेल एड्रेस पर, लाइक जो आपका फेयरवेल स्पीच होता है प्रेसिडेंट का, उस पर मोनरो ने कुछ पॉइंट्स पेश किए थे, और उन पॉइंट्स को इतनी सिग्निफिकेंस मिली कि वो पॉइंट्स यूएसए की फॉरेन पॉलिसी का पार्ट बन गए, और आज भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी का पार्ट कहलाया जाता है मोनरो डॉक्ट्राइन. गॉट इट? तो ये एक ओवरव्यू आप लोगों को मिल गया है. इसके ऊपर एक कोटेशन है विच इज वेरी अपीलिंग. आप लोग अगर इसको याद कर लेते हैं तो दिस कोटेशन कैन हेल्प यू आउट इन नॉट जस्ट यूएस हिस्ट्री बट इन योर एसे, इन योर करंट अफेयर्स, एंड वट एवर जहां पर आप लोगों को सूट करता है आप वहां पर इसको लिख सकते हो. सो हेनरी डेविड थॉरियो की ये कोट है जिसमें वो कहते हैं, there will never be a free state unless the individual is given higher and independent power. कि कोई भी रियासत उस वक्त तक आजाद नहीं हो सकती है जिस वक्त तक उसके अंदर मौजूद लोगों को इंडिपेंडेंट पावर ना दी जाए. ठीक है जी? जब तक उसमें मौजूद लोगों को शख्सी आजादी हासिल ना हो, जब तक उसमें मौजूद लोगों को एक इंडिपेंडेंस का एहसास ना हो कि वो इंडिपेंडेंट है अपने डिसीजंस में, अपनी चॉइसेस में, इन चीजों में वो इंडिपेंडेंट हैं, या इसके अलावा नॉट जस्ट ऑन इंडिविजुअल लेवल बल्कि वो एक पूरी स्टेट जो है वो एक आजाद खुद को महसूस ना करे, तब तक आप लोग जो है वो किसी भी इंसान की आजादी तस्वर नहीं कर सकते, उसके अंदर मौजूद इंसानों की आजादी तस्वर नहीं कर सकते. ठीक है जी? सो ये कोटेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. अच्छा जी, बेसिकली दो पार्ट्स में इस टाइम पीरियड को डिवाइड किया जाता है. एक आपका है 1817 से 1829 तक का, ये टोटल पीरियड है आपका 1817 से 1829 तक का. इस पीरियड को दो पीरियड्स में डिवाइड किया जाता है, जिसमें एक आपका कहलाता है ईरा ऑफ गुड फीलिंग्स और एक आपका कहलाता है ईरा ऑफ हार्ड फीलिंग्स. आपको जो क्वेश्चन पेपर में आएगा वो आपको आएगा इरा ऑफ गुड फीलिंग्स के ऊपर, वो पूछ लेता है आपको. तो अक्सर मैंने इसको पास पेपर्स में इसी तरह ही देखा है कि वो इरा ऑफ गुड फीलिंग्स उसने लिखा होता है. ठीक है? सो अगर आपको ये इरा पता है तो यू विल क्लियरली गेट एन आइडिया कि ये जेम्स मॉनरो के ऊपर क्वेश्चन आया है. ठीक है? उसकी प्रेसिडेंसी, उसकी प्रेसिडेंसी तो खैर नहीं, उसके डॉक्ट्राइन के ऊपर क्वेश्चन आया है, और फिर उस डॉक्ट्राइन की आप लोग सिग्निफिकेंस बताएंगे, वो डॉक्ट्राइन क्या है, उसकी थीम बताएंगे, फिर आप उसकी रीजन बताएंगे कि वो मॉनरो डॉक्ट्राइन आने की रीजन क्या थी, क्या वजूहात थी जिनकी वजह पर ये जरूरी हो
गया, जिनकी बिना पर ये जरूरी हो गया कि मॉनरो डॉक्ट्राइन जो है वो होना चाहिए। सो एरा ऑफ गुड फीलिंग्स आपका कब से कब तक होता है? 1817 से 1824 तक का जो टाइम है, जिसमें जेम्स मॉनरो वाज द प्रेसिडेंट, उस टाइम पीरियड को कहा जाता है एरा ऑफ गुड फीलिंग्स। व्हाई इट वाज कॉल्ड एरा ऑफ गुड फीलिंग्स, ये हम लोग आगे जाकर डिस्कस करते हैं। पहले हम लोग एरा ऑफ हार्ड फीलिंग्स देख लें। एरा ऑफ हार्ड फीलिंग्स आपका है 1824 से 1829। लाइक जैसे ही जेम्स मॉनरो का टाइम खत्म होता है, तो जे क्यू एडम्स बिकम्स द 6th प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। ठीक है, ये मैं आप लोगों को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देकर चल रही हूँ। आप लोगों को अब तक 6 प्रेसिडेंट्स के नाम तो बिल्कुल फिंगर टिप्स पे आपके होने चाहिए, नॉट जस्ट इस तरह से, बल्कि आप लोगों ने इनके ऊपर पूरे पूरे टॉपिक्स भी तैयार कर लिए हैं। ठीक है, अच्छा, एरा ऑफ हार्ड फीलिंग्स आपका कब से कब तक है? 1824 से 1829 तक का जो आपका टाइम पीरियड है, उसको आप कहते हैं एरा ऑफ हार्ड फीलिंग्स। जे क्यू एडम्स, जिसको जॉन क्विंसी एडम्स भी कहा जाता है, he was the president at that time. And why it is called era of hard feelings? Because during era of good feelings, people were used to some good standards, people were used to have some quality life, right? And when that period ended, automatically people started feeling कि हम लोग एक inferior status के अंदर जो है वो दोबारा से आ गए हैं। This is the very reason। और फिर जे क्यू एडम्स उस तरह से effectively सारी policies को handle नहीं कर पा रहे थे। अब हम लोग इरा ऑफ गुड फीलिंग्स के पॉइंट्स देखते हैं कि व्हाई इट वाज कॉल्ड इरा ऑफ गुड फीलिंग्स। इरा ऑफ गुड फीलिंग्स में ऐसा क्या हुआ? सो नंबर 1 पॉइंट इज अवर सेक्शनल डिफरेंसेस डेफर्ड। ये मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है। सेक्शनल डिफरेंसेस डेफर्ड का मतलब क्या है कि जो डिवाइड एग्जिस्ट करता था अमेरिका के अंदर, जो अमीर गरीब का, काले गोरे का, और स्टैंडर्ड वाले लोगों का और लो स्टैंडर्ड लोगों का एक गल्फ था, जो अमेरिका के अंदर हमेशा से एग्जिस्ट करता था, वो चीज बड़ी ज्यादा कम नजर आई अमेरिका के अंदर जिस टाइम पर जेम्स मॉनरो प्रेसिडेंट बनते हैं। और जो यूनियन साइड से अमेरिका के अंदर आए, दे वर वेरी शॉक्ड टू सी दैट देयर वर नो divisions in the buses, there were no partitions in the buses, there were no partitions in the hotels, in the restaurants. However, इनिशियली क्या था कि अमेरिका के अंदर डिविजन्स होती थी इन लोगों की, कि जो ब्लैक्स हैं वो इस साइड पर बैठेंगे, व्हाइट्स जो हैं वो इस साइड पर बैठेंगे। ब्लैक्स वर नॉट अलाउड टू यूज एनीथिंग दैट वाज प्रॉपर्टी ऑफ व्हाइट्स। सो ये ऐसा नहीं होता था अमेरिका में ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ जेम्स मॉनरो। ये चीज अगेन अमेरिका के अंदर दोबारा से ही आ गई थी, बट ये जेम्स मॉनरो के टाइम में बहुत ज्यादा कंट्रोल थी। ठीक है, अभी मैंने आप लोगों को, जो आप लोगों का मेरे साथ मैंने कल आप लोगों को बताया था कि वी आर जस्ट लेफ्ट विद 9 लेक्चर्स, और उसके अंदर मैंने आप लोगों को आई थिंक सेकंड लास्ट जो करवाना है, या थर्ड लास्ट जो आप लोगों का होगा, दैट विल बी सिविल राइट्स मूवमेंट। और वो जो सिविल राइट्स मूवमेंट वाला टॉपिक है, दैट इज बेसिकली योर ये वाइट्स और ब्लैक्स की जो लड़ाई है ना, ये उसके ऊपर है। और वो पूरी जंग जो होती है वो सारा आप लोग जो है वो पढ़ेंगे इंशाल्लाह, वो हम लोग वहां पर कवर करेंगे। एनीवे, सो उसके बाद क्या होता है? यूनाइटेड नेशन। अब सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या है? यूनाइटेड नेशन। अब हम वो पॉइंट्स पढ़े हैं दैट व्हाई दिस वाज कॉल्ड एरा ऑफ गुड फीलिंग्स, जिसमें सबसे पहला हमने क्या पढ़ा है? सेक्शनल डिफरेंसेस वर डेफर्ड, के जो आपके सेक्शनल डिफरेंसेस थे, दे वर बेसिकली डेफर्ड। ठीक है जी, उसके बाद सेक्शनल डिफरेंसेस डेफर्ड के बाद आपका आता है यूनाइटेड नेशन। अब ये जो यूनाइटेड नेशन है, दिस इज नॉट दैट ऑर्गेनाइजेशन। वो अगर होता तो यहाँ पर लिखा होता द यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, और एक आप लोगों को वैसे इंग्लिश का रूल बता दूं कि ऑर्गेनाइजेशंस के साथ हमेशा द यूज होता है आर्टिकल। अच्छा जी, वापस आते हैं यूनाइटेड नेशन। अच्छा, अब जितने भी यूरोपियंस अमेरिका के अंदर आए, दे नोटिस्ड दैट देयर वाज यूनिटी अमंग नेशन। आप लोगों ने जो कल ए वार ऑफ 1812 पढ़ी थी, उसको हम थोड़ा सा इसके साथ कनेक्ट करके देखते हैं। आप लोगों को मैंने एंड पर आउटकम्स में बताया था, वार के आउटकम्स में बताया था नेशनलिज्म का पॉइंट, ऐसा ही है। हम्म, नेशनलिज्म के पॉइंट में ही हम लोगों का आंसर है इस बात का कि नेशनलिज्म क्रिएटेड अ वाइब इन अमेरिका, विच काइंड ऑफ वाइब? दैट पीपल शुड बी यूनाइटेड। ठीक है, पीपल हैव टू बी यूनाइटेड। ठीक है जी, एंड देन द थर्ड थिंग दैट मेक्स दिस इरा एन इरा ऑफ गुड फीलिंग्स इज सेकेंड बैंक ऑफ यूएसए। कल भी हम लोगों ने जब वार ऑफ 1812 पढ़ी थी, तो उसमें आप लोगों को मैंने क्या करवाया था कि उसके आउटकम्स में क्या हमने पढ़ा था? लास्ट पॉइंट, कि सेकेंड बैंक ऑफ अमेरिका जो है वो बन गया। ठीक है, तो ये आप लोगों ने जेहन में रखना है। फर्स्ट बैंक
बनाने किसने बनाया था? फर्स्ट बैंक किसने स्टैब्लिश किया था अमेरिका का? प्लीज आंसर। यू हैव जस्ट 2 minutes. वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम. जस्ट बी क्विक. और बताएं किसने बनाया था पहला बैंक अमेरिका का? हैमिल्टन. वेरी गुड. कल भी रिजवाना ने सिर्फ आंसर किया था. आई थिंक रिजवाना इज प्रिपेयरिंग यूएस हिस्ट्री. बाकी आप सब लोग शायद सो जाते हैं लेक्चर लेने के बाद. आई डोंट नो. और ये टाइम अगर वेस्ट कर देंगे तो आप लोगों को बहुत प्रॉब्लम होगी आगे जाके. एंड यू विल सी दैट. ठीक है. अच्छा जी. आगे चलते हैं. सेकंड बैंक ऑफ यूएस से. ये इसकी एक इरा ऑफ गुड फीलिंग्स की आप लोग एक पॉइंट बता सकते हैं इसमें. देन कम्स इंडस्ट्री एंड रेल रोड्स. ठीक है. उस टाइम पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के ऊपर काफी ज्यादा काम हो रहा था. बिकॉज इनिशियली आप लोगों ने नोट किया है दैट मोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट्स, आई मीन इफ आई टॉक अबाउट थॉमस जेफरसन एंड जेम्स मेडिसन इवन, दे वर बेसिकली फोकसिंग ऑन एग्रीकल्चर. ठीक है. तो वो चीज जो है वो थोड़ी सी लेस अमेरिका के अंदर देखने को मिली. एंड industry and railroads were common. And you know that this type of infrastructure plays an important role in the economic progress of a country. So this was essential at that time. And you can see that why this era is called era of good feelings, because of industry and railroads as well. Then comes power abroad. अमेरिका की जो स्ट्रेंथ है जब वो ज्यादा अच्छी हो गई अपनी अपने ही उसमें अमेरिकन कॉन्टिनेंट के अंदर, तो अमेरिका की जो से है यूरोपियन कंट्रीज के अंदर, एशिया में, मतलब डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर, वो भी बहुत ज्यादा जो है वो हो गई. एंड पावर अब्रॉड का मतलब यहाँ पर यही है कि दूसरी जगहों पर अमेरिका का स्टैंडर्ड बनना स्टार्ट हो गया. ठीक है. उसके बाद लास्ट पॉइंट हमारे पास एरा ऑफ गुड फीलिंग्स में आता है इंटरनल पीस. ऑब्वियसली जब आपकी कंट्री के अंदर इंटरनल स्टेबिलिटी होती है, जब इंश्योर हो जाती है इंटरनल स्टेबिलिटी, तो व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स कि आप लोगों की एक्सटर्नल प्रोग्रेस जो है वो फॉर श्योर है. अब पाकिस्तान के अंदर इंटरनल पीस का अंदाजा आप लोग कहाँ से लगा सकते हैं, है कि नहीं, कि सवात में अभी रिसेंटली आप लोगों ने देखा है कि किस तरीके से ब्लास्फेमी के चार्जेस के ऊपर वो बंदे को ही आग लगा दिया उन्होंने पकड़ के. लाइक देयर इज नो एज सच लॉ प्रिवेल्स व्हेन इट कम्स टू रिलीजन. आप लोग किसी को भी फनाटिसिज्म के अंदर डालकर उसको उसका खात्मा कर सकते हैं. कि इतना सेंसिटिव मामला है कि आप इसके ऊपर किसी किस्म की कोई डिबेट करते हुए भी 10 बार सोचेंगे कि हमें ये डिबेट करनी चाहिए कि नहीं. सो अगर आपने किसी को मारना है तो बहुत आसान है कि आप उसको रिलीजन के कॉन्टेक्स्ट में डालकर अपना बदला बड़े आराम से उतार सकते हैं. सो यू कैन सी दैट वट टू वट एक्सटेंट chaos prevails in Pakistan. ठीक है. So how can we expect an internal peace and then external peace and prosperity? Nothing, not at all. And उसका फिर आउटकम क्या आता है? आपके जो है ब्रेन ड्रेन. आपका जो आपकी जो यूथ है वो छोड़ जाती है सब कुछ. ओके. देन उसके बाद एक सेकेंड. मोनरो डॉक्ट्राइन हम देखने लगे हैं कि व्हाट एग्जैक्टली मोनरो डॉक्ट्राइन इज, के मोनरो डॉक्ट्राइन बेसिकली है क्या. On 2nd December 1823, प्लीज इस डेट को याद रखिएगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. On 2nd December 1823, on his farewell address, his आना यहाँ पर, on his farewell address, James Monroe gave few points that are known as Monroe Doctrine and are part of American foreign policy even today. ठीक है. ये मैंने आपको लेक्चर के स्टार्ट में बता दिया. बेसिकली मोनरो डॉक्ट्राइन किसने लिखा था? जे क्यू एडम्स ने, हु विल बिकम द 6th प्रेसिडेंट. ये बेसिकली राइटिंग उनकी थी. जो मोनरो डॉक्ट्राइन है बेसिकली रिटन उनकी तरफ से हुआ था ये. Now what are the main points of Monroe Doctrine? The very first one is non-colonization. सेकेंड पॉइंट इज नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ यूरोपियन पॉलिटिक्स. इसको अब हम लोग अभी बारी बारी डिकोड करेंगे. लेट मी जस्ट एक्सप्लेन दीज पॉइंट्स, सॉरी नेम दीज पॉइंट्स, एंड देन वी विल बी एक्सप्लेनिंग टर्न बाय टर्न. राइट. नॉन कॉलोनाइजेशन, द वेरी फर्स्ट पॉइंट ऑफ मॉन्रो डॉक्ट्राइन. देन कम्स नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ यूरोपियन पॉलिटिक्स. ठीक है. एंड द थर्ड वन इज नॉन इंटरवेंशन. थर्ड वन आपका क्या है? नॉन इंटरवेंशन. अब आ जाता है द वेरी फर्स्ट पॉइंट, दैट इज नॉन कॉलोनाइजेशन. इट वाज मेड क्लियर दैट यूएसए इज नॉट गोइंग टू बियर एनी कॉलोनाइजेशन. यूएसए ने इस बात को बड़ा क्लियर किया मोनरो डॉक्ट्राइन के थ्रू.
अब ये मोनो डॉक्ट्राइन आप लोग सोच रहे होंगे कि ट्रीटी ऑफ पेरिस 1783 में भी तो यही बातें क्लियर की थी, मतलब जो प्रोक्लेमेशन था, जो इंडिपेंडेंस इन लोगों ने डिक्लेयर की थी, थॉमस जेफरसन ने जो लिखा था प्रोक्लेमेशन, सॉरी डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, उसके अंदर भी तो यही सब कुछ लिखा था। बट जस्ट सी, आप लोगों को वार ऑफ 1812 करवाने का पहले पर्पस ही कल ये था कि आप लोग ये देख सकते हैं कि डिस्पाइट ट्रीटी ऑफ 1783 देयर वाज सो मच गोइंग ऑन इन अमेरिका दैट लेड टू वार ऑफ 1812, राइट? सो उस जंग के बाद अमेरिका ने मोनरो डॉक्ट्राइन की फॉर्म में अगेन अपना नैरेटिव पेश किया है, और वो नैरेटिव क्या है? नॉन कॉलोनाइजेशन. They made it clear once again that USA is not going to bear any kind of colonization in the near future, especially after War of 1812. ये मैंने सेकंड पॉइंट आप लोगों के लिए स्पेशली लिखा है ताकि आप लोग इसको वार ऑफ 1812 से कनेक्ट कर सको. बेसिकली मैंने कल आप लोगों को पहले वो इसीलिए करवाई थी ताकि आप लोगों को आज ये मोन्डो डॉक्ट्राइन अच्छे से समझ आ सके कि इसको देने का पर्पस क्या. Then it was clear before the world that USA cannot bear any power in its premises now. USA अब अपनी premises के अंदर किसी किस्म की ताकत बर्दाश्त नहीं करेगा, किसी किस्म की पावर एक्सरसाइज होती भी नहीं बर्दाश्त करेगा. पावर का कल टॉपिक आईआर वालों को करवाया था, ये वही वाली पावर है अगर आप लोगों में से कोई बैठा हुआ उनमें से. उसके बाद आ जाता है नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ यूरोपियन पॉलिटिक्स. ये हमारा सेकंड पॉइंट है मोन्रो डॉक्ट्राइन का. USA made it clear that USA has entirely different system from Europe. USA ने monarchy को accept नहीं किया, although there was monarchy as well as simple governmental structure in Europe. But USA made it clear that USA is not going to adopt governmental structure of Europe. USA has its own structure. ठीक है? So USA has own government. USA has own system that is not copied from Europe. वो copy नहीं किया हुआ उन्होंने यूरोप से. ठीक है? Now it is clear that Europe should stay away from intervening into American system. अब यूरोप को चाहिए कि वो अपना सिस्टम, सॉरी अमेरिकन सिस्टम के अंदर इंटरवीन करने से गुरेज करे. Then last point is non-intervention. USA will never allow any country to intervene in its territory. Again वही बात. अच्छा, अब आप लोगों ने एक चीज याद रखनी है यहाँ पर कि ये जो मैं आप लोगों को थर्ड पॉइंट बताने लगी हूँ, ऑन द बेसिस ऑफ दिस पॉइंट ऑफ मोन्रो डॉक्ट्राइन, यूएसए इंटरवीन्स इनटू एनी कंट्री राइट नाउ. ठीक है? यूएस विल नेवर, आप लोगों ने गौर से सुनना है, यूएस विल नेवर अलाउ एनी कंट्री टू इंटरवीन इन इट्स टेरिटरी. ठीक है जी? नॉर यूएस विल इंटरवीन इन एनी कंट्री. क्लियर हो गया यहाँ तक? उन्होंने कहा कि ना यूएसए के अंदर कोई आएगा ना यूएसए कहीं जाएगा. अगली लाइन सुनिएगा प्लीज. However, if there will be threat to US sovereignty, it will definitely be intervening in that country or self defense of USA. मतलब कि ये भी बोल दिया कि यूएसए के अंदर कोई नहीं आएगा ना यूएसए किसी कंट्री के अंदर जाएगा, लेकिन जिस जगह यूएसए की सॉवरेनिटी को खतरा होगा या जिस जगह यूएसए को सेल्फ डिफेंस का करना होगा अपना, वहां पर यूएसए इंटरवीन करेगा. ये इन्होंने अपने डॉक्ट्राइन में बड़ा क्लियर वाजिया कर दिया. इसकी बेस पर यूएसए अफगानिस्तान में एंटर हुआ. क्यों? राइट टू सॉवरेनिटी. थ्रेट था सॉवरेनिटी को, यूएसए की सॉवरेनिटी को आफ्टर 9/11. दे ऑन दिस प्रीटेक्स्ट एंटर्ड इनटू अफगानिस्तान. देन अगेन सेल्फ डिफेंस की बेस पर ये इराक में एंटर हो गए. दैट वेपन्स ऑफ mass destruction are here, WMDs are here and we are here just to. वियतनाम में क्यों गए? वियतनाम में इसी के पर्सपेक्टिव को देखते हुए गए. So this is something on the basis of which USA intervenes into the countries or premises of the countries. ताइवान में कैसे चला गया एकदम से? बदला चाइना से लेना है. क्यों? उनको वहां पर नजर आ रहा है हमारी सॉवरेनिटी को डरा रहा है. रीजंस बिहाइंड मोन्रो डॉक्ट्राइन. अब हम लोग रीजंस देखते हैं कि मोन्रो डॉक्ट्राइन देने के बेसिकली रीजंस क्या थे, उसकी क्या वजूहात थी जिसकी बिना पर मोन्रो डॉक्ट्राइन देना जरूरी हो चुका था. एक तो आप लोगों को वार ऑफ 1812 का मैंने पॉइंट बता दिया है, इसके अंदर मैंने वो ऐड नहीं किया. आप लोग चाहें तो उसके अंदर वो पॉइंट भी ऐड कर सकते हैं. ठीक है? कि वार ऑफ 1812 जो है या उससे पहले की सिचुएशन आप जो है वो बता सकते हैं. ठीक है? ओके, द वेरी फर्स्ट वन इज फ्लोरिडा क्वेश्चन. ये मैंने नीचे जो एक्सप्लेन किया हुआ ना, ये फ्लोरिडा क्वेश्चन वाले पॉइंट को एक्सप्लेन किया हुआ है. ठीक है? फ्लोरिडा क्वेश्चन. अब फ्लोरिडा बेसिकली एक ऐसी जगह थी जो कि बहुत ही नोटोरियस कंसीडर की जाती थी. कैसे?
कि जितने भी रन अवे स्लेव्स होते थे दे यूज टू टेक शेल्टर इन फ्लोरिडा। वाइट डेस्पेरेडोज जितने भी होते थे, डेस्पेरेडोज कहते हैं भगौड़े को, जो भागे हुए लोग होते हैं ना एक जगह से दूसरी जगह जो भाग के चले जाते। वाइट डेस्पेरेडोज जो थे दे वर ऑल्सो टेकिंग रिफ्यूज इन फ्लोरिडा। एंड despite informing Spain so many times that this is the issue with Florida and please consider this issue, Spain did not pay heed towards this particular issue and उसमें स्पेन ने इतनी भी कोशिश नहीं की कि वो इसको रिजॉल्व करे। सो हुआ क्या, जैक्सन वन वार ऑफ सेमिनोल इन 1817 and controlled Florida. Florida initially was part of Spain. It was not part of America and it was used against America. This territory was used against America, and when this territory was used against America, America started raising the concerns, and Andrew Jackson, who is commander in chief at that time, I told you even yesterday कि उसने फिर यहाँ पर अटैक किया और एक जंग होती है जिसको वार ऑफ सेमिनोल कहा जाता है। वार ऑफ सेमिनोल कब होती है? 1817 में होती है। और व्हाई दिस वार इज सिग्निफिकेंट? बिकॉज अमेरिका कंट्रोल्ड और अमेरिका टुक कंट्रोल ओवर फ्लोरिडा आफ्टर वार ऑफ सेमिनोल 1817। दिस इज एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये वार ऑफ सेमिनोल मुझे अच्छी तरह याद है, ये क्वेश्चन ये एमसीक्यूज आया था हमें पेपर में व्हेन आई वाज सिटिंग इन द एग्जाम। ठीक है, तो ये वार ऑफ सेमिनोल को याद रखिएगा, किसने लड़ी थी और कब हुई थी ये। ओके, देन कम्स एडम ऑनिस्ट ट्रीटी। दिस इज अनदर रीजन बिहाइंड मोनरो डॉक्ट्राइन। ये एक और रीजन है आपके मोनरो डॉक्ट्राइन का, एडम ऑनिस्ट ट्रीटी। अब ये एडम ऑनिस्ट ट्रीटी क्या है? ठीक है, ये बेसिकली एक सेकेंड, स्पेन हैड टू गिव अप ऑन फ्लोरिडा। स्पेन को फ्लोरिडा से अपना होल्ड खत्म करना था, एंड ओरिगॉन, इवन ओरिगॉन से भी, इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ अमेरिका नाउ। और इसके बदले में यूएस से जो है लिंक्विश करना था टेक्सास को, ये जो आज अमेरिका की स्टेट भी है। इन 1820 द ट्रीटी वाज रिपील्ड बाय स्पेन। अब जो ट्रीटी दोनों के बीच में साइन होती है, एडम ऑनिस, यहाँ से एडम थे अमेरिका से, और उस साइड से स्पेनिश साइड से जो है वो ऑनिस थे। मुझे इनके फुल नेम्स भूल रहे हैं, ये आप लोग गूगल जो है वो करके देख लेना कि इनके पूरे पूरे नाम क्या थे। अच्छा, उसके बाद एक सेकेंड, इन 1820 द ट्रीटी वाज रिपील्ड बाय स्पेन। 1820 में ये ट्रीटी जो है, जो साइन हुई इनके बीच में कि स्पेन विल गिव अप ऑन फ्लोरिडा and Oregon. As a result, US will have to relinquish its name to Texas. ये ट्रीटी रिपील कर दी किसने? स्पेन ने। उन्होंने कहा कि वी आर रिपीलिंग दिस ट्रीटी। एंड स्पेन ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि स्पेन को ये खतरा था कि अगर अमेरिका इस तरह से हमारी टेरिटरीज लेने लग गया तो कहीं ऐसा ना हो कि जो लैटिन अमेरिकन साइड है वो हमारे हाथ से चली जाए। ये आज जितना लैटिन अमेरिका है, आप लोग अगर मैप पर देखते हैं लैटिन अमेरिका कहाँ पर है, अमेरिकन कॉन्टिनेंट के अंदर आपको जो पीरू, चिली, बोलीविया, अर्जेंटीना, ये सारा एक लॉन्ग सा बना हुआ एक ब्राजील, ये आप लोगों को एक लॉन्ग सा जो स्ट्रक्चर नजर आता है मैप सा, दिस इज बेसिकली अमेरिका। ठीक है, इनके ये सीजन्स भी बड़े अच्छे होते हैं, अगर आप लोग नेटफ्लिक्स देखते हैं तो बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं। अच्छा, Spain had a fear that it will lose Latin American territory because that already rebellious। अब ये that was already rebellious किसकी बात हो रही है? ये Latin American states की बात हो रही है कि Latin American states were already rebellious. They did not want to go get along with it and they wanted liberation. And Spain had a fear कि अगर हम लोगों ने ये फ्लोरिडा वाली ट्रीटी इस तरह से चलने दी तो कहीं ऐसा ना हो कि लैटिन अमेरिकन स्टेट्स भी हमारे हाथ से चली जाएं। एंड आई टोल्ड यू बिफोर के उसके बाद जो है इनिशियली क्या है, ये स्पेन के कंट्रोल में थी ये टेरिटरी। ओके, recognition of Latin American states, this is the third point behind Monroe Doctrine. Reason behind Monroe Doctrine, movement started for Latin America
अमेरिकन इंडिपेंडेंस हेनरी क्ले के अंडर ये मूवमेंट स्टार्ट होती है इंडिपेंडेंस ऑफ लैटिन अमेरिकन कंट्रीज की। एंड मोनरो बेसिकली ऑर्डर्ड कांग्रेस टू वर्क ऑन इट। मोनरो ने जो है वो कांग्रेस को ये ऑर्डर किया कि आप जो है इसके ऊपर वर्किंग करें, आप इसके ऊपर काम करें। यूएसए वाज द वेरी फर्स्ट कंट्री दैट रिकॉग्नाइज्ड लैटिन अमेरिकन स्टेट्स। ठीक है जी, और यहां पर लिबरेशन हो जाती है लैटिन अमेरिकन स्टेट्स की। देन कम्स अनदर रीजन बिहाइंड मोनरो डॉक्ट्राइन, दैट इज एफर्ट्स बाय स्पेन। स्पेन की क्या एफर्ट्स हैं, मतलब ये कि स्पेन कोशिशें क्या कर रहा है, स्पेन ये कोशिशें कर रहा था कि किसी भी तरीके से अमेरिका को लेट डाउन कर दे। अगर उसने अमेरिका को लेट डाउन ना किया